Hi learners, hope you guys doing great. Thank you for response on chapter 1. Chapter 1 हमारा अपलोड हो चुका है. आज हम करने वाले चैप्टर 2, दैट इज योर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, किस तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स है जो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं. अब गाइस, ये जो प्रिंसिपल्स जिन्हें दिए हैं उनमें से आप सब ने अगर वन शॉट देख रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि प्रिंसिपल दो लोगों ने दिए. एक का नाम है हेनरी फेयोल और एक का नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर. मैं बोलता हूँ फेयोल चाचा एंड टेलर अंकल. ये दो लोग थे जिनने आपके कुछ प्रिंसिपल्स बनाए. अब हेनरी फेयोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स. यही वो बंदे थे जिनने हमारा पूरा चैप्टर 2 ऑलमोस्ट डिजाइन किया है. यही वो व्यक्ति है जिनने हमें दिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब एग्जाम में एक एमसीक्यू आ सकता है. बाय प्रोफेशन हेनरी फेयोल क्या थे? तो बाय प्रोफेशन ही वाज कंसिडर्ड एज अ माइनिंग इंजीनियर. और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. यही है जिनने 14 प्रिंसिपल्स दिए. तो पहले हम हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स करेंगे, फिर हम टेलर के प्रिंसिपल्स करेंगे, फिर टेलर के टेक्निक्स करेंगे, फिर हम फीचर्स करेंगे और लास्ट में हम करेंगे उसके इंपॉर्टेंस. तो शुरू करते हैं सबसे पहले हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. यहां पे फेयोल जी ने एकदम सिंपल सी बात बोली कि जितना भी सारा काम है, हर एक काम को हमें स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट इन स्मॉल टास्क और जॉब. हर काम को करने के लिए सपोज जैसे 3 एक्टिविटीज ए बी एंड सी. हर एक्टिविटी को करने के लिए हमें रखना चाहिए एक ट्रेन्ड पर्सन. और जब वही ट्रेन पर्सन उसी काम को, जिस काम में वो अच्छा है, उस काम को अगर कंटिन्यूअसली बार बार करता चला जाएगा तो इट लीड्स इन व्हाट? इट लीड्स इन स्पेशलाइजेशन. अब सर हेनरी फेयोल का ये प्रिंसिपल के पीछे एक इंटेंशन था. इंटेंशन क्या था कि वी नीड टू गेट मोर प्रोड्यूस मोर आउटपुट फॉर द सेम एफर्ट्स. ये होता है ना कि आप बार बार अगर कोई काम करते हो तो भाई साहब पहले 1 घंटे में आपसे 10 यूनिट बनते थे, तो वही आप 1 घंटे में आप 20 बनाओ, 30 बनाओ, सेम टाइम पे सेम एफर्ट्स पे आपके आउटपुट, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आनी चाहिए. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इंटेंट इज टू वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर फॉर द सेम एफर्ट्स. आप जितनी मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके पहले 10 बना सकते थे, आप 20 बनाओ. डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड किया, हर एक के लिए ट्रेन रखा, जिसके लिए होगी स्पेशलाइजेशन. और इंटेंशन क्या है? टू गेट मोर आउटपुट एट मोर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स. अब नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब फेयोल सर ने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया. व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब होता है द राइट टू गिव कमांड, और साथ ही में प्लस इसमें एक वर्ड ऐड कर लेना, ऑब्टेन ओबीडियंस, कि मैं सामने वाले को ऑर्डर दे सकता हूं और जो मैंने ऑर्डर दिया है सामने वाले को उसको क्लियरली फॉलो करना है. बट विद बिगर पावर्स, ये स्पाइडरमैन का डायलॉग, विद बिगर पावर्स कम्स बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है द ऑब्लिगेशन. आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या टास्क पूरे करने हैं, आपको क्या काम करना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब फेयोल जी ने क्या बोला कि अथॉरिटी तो दो तरीके की, एक है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. ये जो अथॉरिटी है हम चैप्टर 5 में डिटेल में लेंगे, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है. बट उनने एक और चीज बोली कि देयर शुड बी अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी अथॉरिटी किसके बराबर होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर मानते हैं कि चलो अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम मानते हैं कि अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंसान के पास ज्यादा पावर्स आ जाए, आपको काम 10 लाख का है, पावर 50 लाख के मिल जाएंगे, तो रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ पावर. और दूसरा कि सर पावर 10 लाख का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 50 लाख की, काम इतना ज्यादा है पर उसका पावर ही नहीं है, तो हम क्या टास्क पूरा कर पाएंगे? वोंट बी एबल टू कंप्लीट द टास्क.
ठीक है, तो अब ये चीज है, तो दे शुड बी बैलेंस। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक दो आपको पॉइंट्स लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल भी आपको समझा देता हूँ कि उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्लाइंट आपके पास आता है, मैनेजर और डील क्रैक नहीं कर पाता, उसके पास पावर होता है 10%, 15 डेज का क्रेडिट देने का, 30 डेज। अगर उसका 15 डेज का और पावर होता था तो शायद तक वो डील क्रैक हो जाती थी। दैट इज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें एक मस्त लाइन लिखी हुई है लास्ट कि आपको, अब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को स्कोल्ड कर सकते हो, डांट सकते हो, बट डांटने से पहले हमें उन्हें सफिशिएंट मौका देना है कि वो अपनी सफाई में कुछ बोल सके। ऐसे ही नहीं सीधा डांट देना। आपके पास पावर है डेफिनेटली, पेरेंट्स के बाद बच्चों को डांटने का पावर है, बट साथ ही साथ में आपको अपने बच्चों को पहले एक मौका देना है कि सर आप अपनी क्या हुआ, ऐसा क्यों किया। दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सारे कीवर्ड्स आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, मैं यहां ही लिख देता हूं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को फॉलो करने हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेंगे ना, दे नीड टू फॉलो व्हाट, ऑल द रूल्स, ऑल द रेगुलेशन। जब एक एम्प्लॉय आप बनते हो तो एम्प्लॉय बनते हो कि एग्रीमेंट बनता है, जहां पे सारे के सारे एग्रीमेंट्स हमारे कैसे होने चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। जब हम क्लियर और फेयर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन कैसे होने चाहिए। आप चाहते हो कि आपके सबऑर्डिनेट आपकी बातें सुने, अच्छे से काम करे, उसके लिए हमें एक और चीज चाहिए कि जो भी मेरे सुपीरियर्स है, वी नीड टू हैव गुड सुपीरियर्स। 3 पॉइंट मैंने क्या बताया, रूल्स, क्लियर एंड गुड। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दैट इज जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। सर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। जब सजा देने की बारी है, सजा हमें हर एक को देनी है, वो इक्विटी कहता है, बट सजा की लेवल अलग होनी चाहिए, अमाउंट अलग होना चाहिए। टॉप लेवल से ज्यादा लो, मिडिल लेवल से अलग लो, ऑपरेशनल लेवल से अलग लो। इसे हम बोलते हैं जुडिशियस, सही तरीके से, एकदम न्यायपूर्वक, एकदम न्याय के साथ हमें क्या लगाना है, पेनल्टी। तो 4 पॉइंट बताए मैंने आपको अभी तक। फर्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, थर्ड, गुड सुपीरियर्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। नेक्स्ट, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, मैं देख लेता हूं हमारे नोट्स में है क्या। यस, अब दैट इज वी नीड टू ऑनर, मैं बड़े तरीके से लिख रहा हूं, द वर्ड कमिटमेंट। एज अ सुपीरियर, एज अ सुपीरियर मैंने अपने सबऑर्डिनेट से कुछ भी वादा किया है। क्या गाइस, मैंने वादा किया कि तुम्हारी मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, तुमको मैं रिकॉग्नाइज, अगर तुम एक्स्ट्रा काम करते हो। अब अगर मेरे एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ये मेरा फर्ज है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करूं और मैं उनकी सैलरी भी बढ़ा दूं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है हर एक एम्प्लॉय के कितने बॉस होने चाहिए। देयर शुड बी एन ओनली वन एंड ओनली वन बॉस। कितने बॉस होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक बॉस। मतलब हर एम्प्लॉय को ऑर्डर कितने लोगों से मिलना चाहिए, दैट शुड बी ओनली वन। हम किसी भी दो जन के, जब भी हम बात कर रहे हैं, हम किसी भी दो जन के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते। दिस प्रिंसिपल प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। क्या गाइस, हम किसी भी दो बॉस के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते, हमेशा हमारे बॉस कितने होंगे, एक। इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, अब इसमें ना एक हमारे मेरे एक और साथ में सर पढ़ाते हैं, उनका नाम है आंसर, ने मस्त कीवर्ड बनाया इसमें, डोसा। तो मैं से क्रेडिट दे देने का गाइस। डिसिप्लिन इज कि अगर अथॉरिटी कमांड नहीं रहेगा तो डिसिप्लिन खराब होगा, ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, स्टेबिलिटी थ्रेटन होगी एंड अथॉरिटी की वैल्यू नहीं रहेगी। अब ये आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड में लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, वन एम्प्लॉय वन बॉस, इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन, और एक और अच्छा पॉइंट लिखा देता हूं, इट इज एप्लीकेबल इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। कहां एप्लीकेबल होता है ये एप्लीकेबल होता है हमारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, वी नीड टू अवॉइड व्हाट, डुअल सबऑर्डिनेशन। हम किसी भी दो जन के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते। डोसा भी पढ़ लिया, एप्लीकेबल मिलिट्री भी पढ़ लिया, ये सारी चीजें। अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए ना, डिसिप्लिन, स्टेबल, ऑर्डर थ्रेटन, स्टेबिलिटी थ्रेटन, ऑर्डर डिस्टर्ब, या हमारा अथॉरिटी अंडरमाइन, ऐसे कीवर्ड्स आ जाए
तो वो भी हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, सारे लोग मिलके एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, दैट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बट गाइस, अब हमारे देश की डिफेंस के अगर हम एग्जांपल दें, तो डिफेंस सारे सोल्जर्स एक साथ थोड़ी ना चले जाते, नहीं। हमने क्या बना के रखे, 3 डिपार्टमेंट, जैसे कि आर्मी, जैसे कि नेवी एंड जैसे कि एयरफोर्स। अब इन यूनिट्स के एक होते हैं हेड, हर यूनिट का एक हेड है, और हर हेड उसके डिपार्टमेंट का क्या बनाएगा, एक प्लान। जब सब अपने अपने डिपार्टमेंट के प्लान अचीव कर लेंगे, तो it results in achievement of organizational goal. All the units should be moving the same objective, should have one head, one plan. तो ये हाँ, एक और चीज, this principle prevents overlapping of activities. हर कोई डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है। आर्मी जमीन से सुरक्षा करती है, नेवी वाटर से करती है, एयरफोर्स हवा से करती है, मतलब वो चीज है। तो तीनों ने अपना डिवाइड करके रखा है, कोई भी काम ओवरलैप नहीं होता है, तो इससे होता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। याद रखना, ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर वन यूनिट शुड हैव वन हेड एंड शुड हैव वन प्लान। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, हर एम्प्लॉय को ऑर्डर कितनों से मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस से। यहां पे क्या होता है, सेम ऑब्जेक्टिव एक काम करने वालों का बना दो एक डिपार्टमेंट, जिससे होगा वन हेड वन प्लान। इट प्रिवेंट्स ड्यूल सबऑर्डिनेशन एंड इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग। इट्स एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय के कितने बॉस होंगे, एक। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, इट इज एप्लीकेबल ऑन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मेक श्योर करो सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओ और सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें। नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल हो गए। छठा, सबऑर्डिनेशन। अब गाइस, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसमें हमेशा हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, दैट इज जनरल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखेंगे, कि भाई कंपनी का इंटरेस्ट ऊपर वर्कर्स का। कि हमेशा हमारे से पिक्चर में होता है ना, 10-15 लोग के ये है, 2-3 लोग अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं बाकी लोगों के लिए, वैसे तो लार्ज इंटरेस्ट, लार्ज वर्कर्स, लार्ज स्टेक होल्डर्स, मेजॉरिटी लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ किसका, हमें मेजॉरिटी लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू पीपल। उससे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेशन। अब इसमें एक मस्त लाइन दी है, a manager should not fall into temptation of misusing his or her power. आपके पास पावर है परचेज करने का, तो आप परचेज अपने रिलेटिव से भी कर सकते हो और बाहर से भी। आप अपने रिलेटिव से कर रहे हो, जबकि आपको बाहर से दूसरे जगह से सस्ते से मिल रहा है, तो हम यहाँ पे अपने पावर्स का क्या कर रहे हैं, मिसयूज। हो गए 6 प्रिंसिपल्स। 7वें पे चलते हैं, दैट इज रेम्युनरेशन। अब कैसा होना चाहिए, सैलरी शुड बी सिंपल, जस्ट एंड इक्विटेबल। व्हाट इज जस्टिफाइबल, जस्टिफाइबल का मतलब होता है इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी। एक तो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर किसी को इतना पैसा तो मिलना चाहिए कि जिससे उनका रीजनेबल स्टैंडर्ड, कि भाई मिनिमम आप किसी को इतना पैसा तो दे रहे हो ताकि अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स पूरी हो सके। दूसरा, इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी, कि एक कंपनी कमा रही है 10 लाख और एक एम्प्लॉय को दे रही है 9.5 लाख, भाई कंपनी क्या मजाक के लिए बनाई क्या, तो इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी। और दूसरा, इक्विटेबल मतलब दोनों पार्टीज खुश होनी चाहिए। इट शुड बी जस्टिफाइड इस तरीके से कि हाँ भाई, सैलरी देने वाला भी खुश है और सैलरी लेने वाला भी खुश है। तो एक वर्ड दिया हुआ है CO, क्या है पूरा, COG, एक एटमोस्फियर बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निगल, CONGENIAL। पूरा प्यारा सा एक एटमोस्फियर बनाना, ताकि को काम करने में और काम करवाने में दोनों में खुशी रहे। अब नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जस्ट एंड इक्विटेबल करा दिया, कॉग्निगल एटमोस्फियर भी बना दिया। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग पावर इज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन एक पर्सन या एक लेवल पे होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब यही डिसीजन मेकिंग पावर एक जन से ज्यादा अलग अलग लेवल्स में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, अलग अलग लेवल्स पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग लेवल पे मैंने डिस्पर्स कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू या वन पर्सन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब यही पावर्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, अलग अलग लेवल्स पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने डिस्पर्स कर दिया, उससे हम क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। अब फेयोल चचा ने क्या बोला? देयर शुड बी अ बैलेंस। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे हमें रखना चाहिए सेंट्रलाइज्ड, और जो रूटीन रेगुलर एक्टिविटीज है, क्या जितने भी रूटीन और रेगुलर एक्टिविटीज है उसे हमें कर देना चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड। चलो अब आगे बढ़ेंगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट तो यही है, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज कम्युनिकेशन। ये दो चीजें बताता है एक लाइन कि ये जो है कि किसके पास कितनी ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे एक तो अथॉरिटी बढ़ेगी, ई से ज्यादा अथॉरिटी डी के पास, डी से ज्यादा अथॉरिटी सी के पास, सी से ज्यादा अथॉरिटी बी के पास, बी से ज्यादा अथॉरिटी। और दूसरा एक और चीज बताता है, दैट इज कम्युनिकेशन। किस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे। ई बात किसको बताएगा? डी को, डी बात किसको बताएगा? सी को, सी बात किसको बताएगा? बी को, और बी बात किसको बताएगा? ए को। दिस इज द फॉर्मल लाइन, और इस फॉर्मल लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो इसको हम वायलेट कर सकते हैं। क्या? कोई भी वर्कर किसी से भी बात कर सकता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी कहती है अ वर्कर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू अ सीईओ। अगर सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे वर्कर को डायरेक्टली किससे बात करनी है? सीईओ से, तो वो भी कर सकता है। पर सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? इमरजेंसी। तो इस वायलेशन ऑफ स्केलर चेन इज कॉल्ड एज गैंग। जब मैं स्केलर चेन का वायलेशन कर देता हूं या जब मैं स्केलर चेन को तोड़ रहा हूं तो उसे हम क्या बोलेंगे? गैंग। फॉर्मल लाइन ऑफ दो चीजें, अथॉरिटी एज वेल एज कम्युनिकेशन। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाओगे अथॉरिटी बढ़ेगी। दूसरा एक और चीज इसमें क्या है, आप किसी से आप बात नहीं कर सकते, बट अगर सिचुएशन कैसी है? इमरजेंसी, तो कोई भी वर्कर किसी से भी बात कर सकता है, बट उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। चलो हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। बहुत ही प्यारा सा प्रिंसिपल है जहां पे हेनरी फ्योल सिंपल सा बोलता है, फॉर एवरी पर्सन एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग, ये लिखा हुआ है, शुड हैव अ राइट प्लेस। हर चीज की एक सही जगह होनी चाहिए। जैसे किचन में सामान कितना सिस्टमैटिकली रहता है, अब आप अपने कपड़ों में बुक्स क्यों सिस्टमैटिक रखते हो? ताकि सही समय पे हमें वो मिल जाए। एवरीथिंग एंड एवरीवन मस्ट बी एट द राइट प्लेस। उससे दो चीजें होती है, एक तो टाइम टाइम बचता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट एनहांसेस माय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब हमारे रिसोर्सेज कम वेस्ट होते हैं, और साथ में प्रोडक्टिविटी। क्या एफिशिएंसी क्या बढ़ा देता है? इट एनहांसेस माय एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। लास्ट में लाइन भी दी हुई, दिस हेल्प टू इंक्रीज माय एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। हर चीज, हर इंसान की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। अगर हर एक की प्रॉपर जगह है तो हम ढूंढने में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उतना, और उससे क्या होगा? क्या इंक्रीज होगी? एफिशिएंसी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हमें फेयर रहना है। फेयर का मतलब देयर शुड बी प्रॉपर काइंडनेस एंड जस्टिस। हर एक एम्प्लॉय को फेयरली ट्रीट करो, किसी भी प्रकार को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आइदर ऑन कास्ट, आइदर ऑन जेंडर, आइदर ऑन रिलीजियन, या कुछ भी, किसी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर दो पॉइंट और है जो बहुत जबरदस्त है, जो मैं आपको लिखा रहा हूं। एक तो मैंने आपको लिखा दिया, ट्रीट इक्वली।
ट्रीट फेयरनेस, दूसरा है काइंडनेस एंड जस्टिस, और तीसरा है कि लेजी पर्सोनल, या हम कह सकते हैं द एम्प्लॉय शुड बी डेल्ट विद स्टर्नली। स्टर्नली मतलब जब जिसको हम अगर सजा दे रहे हैं, एम्प्लॉयज कैसा भी हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो लेजी है, वो आलसी है, तो उसे हमें सजा देनी पड़ेगी। ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सारे कीवर्ड्स करा दिए, काइंडनेस एंड जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन, और लेजी पर्सन शुड बी डेल्ट स्टर्नली। ये भी लिखा हुआ है क्या? हाँ, इससे दैट लेजी पर्सन शुड बी डेल्ट विद स्टर्नली, नो डिस्क्रिमिनेशन। हो गया। चलो अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में भी कुछ चीजें, सबसे पहले जो हमारा एम्प्लॉयज टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब है कितनी बार हमारे एम्प्लॉयज हम चेंज करते हैं। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अपने एम्प्लॉयज को बार बार चेंज करना चाहिए? नहीं। मेरा एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होना चाहिए? कम से कम। आप चाहते हो कि आपके कंपनीज के एम्प्लॉयज आपको कम छोड़ के जाए, तो उसके लिए जो भी हम अपने वर्कर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं बहुत रिगरस करो। ऐसी हवा में सिलेक्ट नहीं करने का, जिसको भी सिलेक्ट किया है एकदम रिगरसली, एकदम अच्छे से हमें सिलेक्ट करना है। पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड रिगरसली, एकदम अच्छे से रिगरसली सोच समझ के उसको सिलेक्ट कर। अब एक बार हमने उसको सिलेक्ट कर लिया ना, फिर हमें उसे क्या देना है? एक सफिशिएंट टाइम। दे शुड बी स्टेबल, कि कुछ समय तक हम उसे नहीं निकालें। और लास्ट है एडहॉकिज्म, जल्दबाजी वाला काम नहीं करना। 4 पॉइंट ढंग से आप उनको क्या दो? एम्प्लॉयज टर्नओवर रिड्यूस, उसके लिए क्या करना है? ढंग से उनको सेलेक्ट कर लिया, फिर मिनिमम टाइम तक रखो, फिर कोई भी जल्दबाजी एडहॉकिज्म नहीं रखना है। जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऑलमोस्ट मैं 100% तो नहीं कहूंगा, बट ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जितने हमने शायद अभी 11 या 12 प्रिंसिपल्स किए, कोई ऐसा मोस्टली कीवर्ड नहीं जो मैंने छोड़ा है। सारे कीवर्ड्स मैंने कवर कर दिए। अगर आप ये वीडियो देखते हो, 2 बार देख रहे हो, तो लिखित में देता हूँ, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बुक 1 का आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट 2 प्रिंसिपल, जो सबसे इजी है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। का मतलब है कि इट इज मींस टेकिंग फर्स्ट स्टेप, आगे से एम्प्लॉयज को आइडिया लेने के लिए देना चाहिए, कि हमारे ऐसे कंपनी में सजेशन सिस्टम होना चाहिए, कि वी शुड वेलकम। यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे भैया वेलकम कर रहे हैं, भैया बताओ आइडिया क्या है, हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि आप आइडिया दो। और अगर कोई आइडिया अच्छा लगे, जिससे हमारी कंपनी को फायदा हो रहा है, या जिससे हमारी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, तो हमें हमारे एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए? वी नीड टू रिवॉर्ड देम। क्या करना है? उन्हें रिवॉर्ड भी देना है। जिस ऐसा कोई आइडिया जिससे या तो कॉस्ट बच जाए, या जिससे टाइम बच जाए। क्या हो? जिससे या तो मेरा कॉस्ट बच जाए, या जिससे मेरा टाइम बच जाए, ऐसे कोई आइडिया को हमें रिवॉर्ड भी करना चाहिए। डन। लास्ट है spirit the corps, that is there should be proper team spirit, there should be unity of harmony, सारे एम्प्लॉयज को मिलकर एक साथ काम कराना। we should replace I with we should have a team spirit। एक अच्छा वर्ड इसमें दिया हुआ है, मैं देखता हूं आगे नोट्स डाला है क्या मैंने? नहीं। तो there is a word called sense of belongingness, कि एम्प्लॉयज को मिलकर एक साथ काम करना है। there should be a mutual trust, लोगों को एक दूसरे पे भरोसा करना है। आई शुड रिप्लेस विथ वी, टीम स्पिरिट और हार्मनी तो है ही। और एक लास्ट लाइन इस प्रिंसिपल के पैरा में लिखी हुई एनसीईआरटी में, अगर हम एस्पिरिट द कॉर्प्स को यूज करेंगे, इट रिड्यूसेस, इट मिनिमाइजेस द यूज ऑफ पेनल्टी। क्लियर? इसी के साथ हमारे हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स खत्म हो गए। ऑलमोस्ट 24 मिनट्स का है। अब हम स्टार्ट करेंगे बाकी के 2 टॉपिक्स, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, 4 ही प्रिंसिपल्स है इनने बोला है, साइंटिफिक तरीके से 4 बनाए टेलर साहब ने, जिनका नाम है साइंस, हार्मनी, कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। He believed that कोई भी काम को करने का, टेलर सर ने क्या बोला? There is a one best method। ऐसा कोई मेथड ढूंढो जिससे हमारी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? एफिशिएंसी शुड इंक्रीज।
दिस मेथड कैन बी, और इस ऐसे तुक्केबाजी, साइंस मतलब सिस्टमैटिकली सोचो समझो कैसे उसको हम ढूंढे, कैसे हम आगे बढ़े। हमें सिस्टमैटिकली काम करना है, साइंटिफिकली काम करना है, ना कि रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब हिट एंड ट्रायल, रूल ऑफ थंब मतलब इंट्यूशन। हमें कोई हिट एंड ट्रायल इंट्यूशन मेथड नहीं लगाना, किसी भी प्रकार की तुक्केबाजी नहीं करनी। कोई भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो टेलर सर ने क्या बोला, फाइंड इट, फाइंड द बेस्ट मेथड, ऐसा मेथड ढूंढो। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, साइंटिफिकली ढूंढो, ना कि रूल ऑफ थंब लगाओ। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है इंट्यूशन, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है तुक्केबाजी। ठीक है, तो जिससे हमारा बेस्ट मेथड ढूंढोगे तो क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा, ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस होंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये सिंपल सी बात करता है कि एक मैनेजर इज अ लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स। अब इनके बीच में होते रहते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े, लिखा हुआ है ना वर्सेस। सो टेलर फोकस करता है कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, देयर शुड बी हार्मनी। अगर किसी साल कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट्स हो गया तो कंपनी शुड शेयर द गेन्स। क्या करना चाहिए, शुड शेयर द गेन्स, मैनेजर्स द ओनर शुड शेयर द गेन्स विथ होम, द वर्कर्स। और दूसरी ओर जो भी हमारे वर्कर्स है, क्या उनको जबरदस्ती की स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या रेजिस्ट करना चाहिए स्ट्राइक पे जाने से, बिल्कुल भी नहीं, फिर स्ट्राइक पे भी नहीं जाएंगे। तो यहां पे मैनेजर्स वर्कर्स के बारे में सोच रहा है, वर्कर्स मैनेजर्स के बारे में सोचने लगे। इस एटीट्यूड चेंज को, इस बिहेवियर चेंज को हमारे टेलर सरकार ने क्या बोला है, मेंटल रिवॉल्यूशन। द एटीट्यूड चेंज, द बिहेवियर चेंज ऑफ द एम्प्लॉयज इज कॉल्ड एज मेंटल रिवॉल्यूशन। और इसी के साथ एक और चीज की वर्ड आती है कि मैनेजर्स वर्कर्स का ध्यान रख रहे हैं, वर्कर्स मैनेजर्स का ध्यान रख रहे हैं। तो इसमें एक दूसरे का हम भला नहीं, हमें कीवर्ड सीखेंगे, प्रॉस्पेरिटी। अगेन हार्मनी डिस्कॉर्ड क्या बोलता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है दो लोगों के बीच में, दोनों अब एक दूसरे के बारे में सोचे, शुड शेयर द गेन्स एंड वर्कर्स शुड रेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दूसरे का क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी। और ये जो एटीट्यूड चेंज है, ये जो बिहेवियर चेंज है, उसे हम बोलते हैं क्या, मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या गाइस, ये जो मेरा एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, मेंटल रिवॉल्यूशन। चलो अब नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एकदम क्लियर की बात होती है कि भैया सबको मिलकर काम करना है, अकेला कुछ नहीं। सिंपल सा बोला, कौन से सी पे फोकस करेंगे, कॉपरेशन पे, ना कि कंपटीशन पे। किस पे फोकस करेंगे, कॉर्पोरेशन पे, ना कि कंपटीशन। एक बहुत बच्चों वाली लाइन दी हुई है कि ये प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसमें अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच साइंटिफिक प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट इनिशिएटिव। तो यहाँ पे ये भी कहता है इनिशिएटिव के बाद कि अगर आपके एम्प्लॉयज कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहे हैं या कोई भी ऐसा आइडिया दे रहे हैं जिससे आपका कॉस्ट बच सकता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, हमें उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए। दे शुड बी रिवॉर्डेड। सेम चीज हमने पढ़ी थी प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। और इसी में एक और चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, कि हमारे जो वर्कर्स है टू रेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक, जबरदस्ती की स्ट्राइक्स ना करो। वहां पे क्या है, अगर आप प्रॉफिट बांटोगे ना तो वर्कर स्ट्राइक नहीं करेगा। यहां बोलते हैं ये कंपनी नुकसान में और बोल रहे हो आप सैलरी बढ़ाओ तो गलत है भाई। कंपनी ही नुकसान में है तो आपको ज्यादा पैसे कहां मिलेंगे। ये एक और चीज बात करता है, देयर शुड बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एज वेल एज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपरली हमें काम को डिवाइड भी करना है और साथ साथ में क्या होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर किसी के पास जो पावर्स है, पावर्स के हिसाब से क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच। तो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, एक कंपनी डिपेंड किस पे करती है, उसके एम्प्लॉयज। तो जो भी एम्प्लॉयज, अब इसमें होता है, मैं उल्टा पहले लास्ट पॉइंट पढ़ाऊंगा फिर फर्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगा इसका। ये कहता है
कि किस भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करो ना, तो देखो उसकी PMI, कौन से स्किल देखो, PMI। P stands for physical, M stands for mental and I stand for intellectual capabilities। किसी भी इंसान को जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या देखना है, उसके फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। भैया तुमने एक इंसान को ढंग से सेलेक्ट कर लिया ना, तो आधा काम तो उधर ही हो गया। बट सिर्फ सिलेक्शन इज नॉट द टास्क। जिस एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया है, उसको अब हमें क्या देना पड़ेगा, ट्रेनिंग। तो फाइंडिंग द बेस्ट मेथड, ऐसा तरीका ढूंढो जिससे हम हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सके, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। कि भैया पहले साइंटिफिकली सेलेक्ट करना, दैट इज PMI, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। एक बार हमने उसे सेलेक्ट कर लिया, लिखो लिखा है ना फिजिकल, मेंटल, एक बार हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो ही नीड टू हैव द बेस्ट मेथड। और बेस्ट मेथड के लिए हमें उसे क्या प्रोवाइड करनी होगी, ट्रेनिंग। तभी जब वो बेस्ट मेथड से काम करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो करेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे साइंटिफिक टेक्निक्स। तो टेक्निक्स, अब हमारे प्रिंसिपल्स खत्म हो गए, टेक्निक्स। तो टेलर ने भैया एडवोकेट किया कि 8 लोग होंगे एक वर्कर के ऊपर, एक होगा प्लानिंग वाले, एक होंगे प्रोडक्शन वाले। प्लानिंग में होंगे 4, एक होगा फर्स्ट, इसमें अच्छे से बनाता हूँ, एक होगा वर्कर्स की 2 है मैनेजर, 2 मैनेजर्स के नीचे होंगे, एक होगा प्लानिंग, एक होगा प्रोडक्शन। प्लानिंग के नीचे होंगे 4, इसको हम एग्जीक्यूशन भी कहते हैं। एक होगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो ड्राफ्ट करेगा जनरल इंस्ट्रक्शन। एक होगा रूट क्लर्क, जो काम करने का वे बताएगा। एक होगा टाइम एंड कॉस्ट, जो बताएगा किसी भी टास्क में हमें कितना टाइम और पैसा लगना चाहिए। और लास्ट होगा डिसिप्लिनरी, जिसका काम होगा टू मेंटेन व्हाट, डिसिप्लिन। वैसे एग्जीक्यूशन में भी 4 है। फर्स्ट स्पीड बॉस, स्पीड बॉस का काम होगा टाइमली चीजों को कंप्लीट करना। गैंग बॉस, इसका काम बहुत ही सिंपल है, पुटिंग थिंग्स रेडी फॉर ऑपरेशन, चीजों को रेडी रखना। रिपेयर बॉस का काम होगा चीजों को वर्किंग कंडीशन में रखना। और इंस्पेक्टर का काम होगा क्या, टू मेंटेन व्हाट, क्वालिटी। तो गाइस हमारे 4 है, एक है प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग में 4 कौन से इंस्ट्रक्शन, जनरली ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन करना, प्रोडक्ट जो वे बताएगा, टाइम एंड कॉस्ट, मेंटेन टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन। एग्जीक्यूशन में स्पीड, फटाफट काम कंप्लीट करना, गैंग रेडी फॉर ऑपरेशन, रिपेयर वर्किंग कंडीशन, और इंस्पेक्टर क्वालिटी। अब ये सारे के सारे 8 के 8 एक ही वर्कर को ऑर्डर देंगे। सर यहाँ पे एक प्रिंसिपल फॉलो होता है और एक प्रिंसिपल वायलेट होता है। जब काम को 8 लोगों में बांटा, तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क। पर एक ही वर्कर को 8 जन जब ऑर्डर देते हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड, डन, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। ये हो गया, अच्छा ये सारा का सारा, ओ ये तो मैं सारा पढ़ा दिया आपको। अब नेक्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हर चीज का हमें सेट करना है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड हर चीज का हो सकता है, आइदर इट कैन बी ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन। तो भाई साहब स्टैंडर्डाइजेशन में इनने हमें बोला 4 चीज के स्टैंडर्ड सेट करो। फर्स्ट, द स्टैंडर्ड्स ऑफ टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट की ज्यादा वेराइटी नहीं बनानी। दूसरा, जो भी हमने प्रोडक्ट बना लिए उसमें रखनी इंटरचेंज एबिलिटी, कि भाई जैसे गाड़ियों के टायर्स होते हैं कहीं भी यूज हो सकते हैं, मोबाइल के चार्जर्स होते हैं मल्टीपल जगह यूज। तो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कि जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसका भी हमें प्रॉपर स्टैंडर्ड रखना। और लास्ट है टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स ऑफ men and machine. These are the 4 objectives. First, to reduce the given line of product, to have interchangeability, to have standards of excellence of material, और last है standards of men and machines. Last है simplification. Keywords are the super flaws, कि ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट नहीं बनाने।
सूरत का एग्जाम्पल दो, सूरत में एक फ्रैंकी वाले होते हैं, 50-50 रुपये की फ्रैंकी देते हैं, बस बिकती 1-2-3 ही है। ये जबरदस्ती की ज्यादा वैरायटी बना के रखिए। हमें ज्यादा वैरायटी नहीं बनानी, एलिमिनेट करना है डाइवर्सिटी को, जिससे हमारा कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ मशीन, लेबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो इसमें सिंपल सी बात है, क्या एलिमिनेट करना है। और एक और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन इज यूज्ड इन द बिग कंपनीज लाइक टोयोटा, नोकिया एक्सेट्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, फाइंडिंग वन बेस्ट वे। कोई भी काम, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, क्या गाइस, जब हमने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर किया और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक बहुत सारे स्टेप्स हैं। हर काम का, हर टास्क का बेस्ट मेथड ढूंढना, जहां पे मेरा फोकस सिंपल सा है, कॉस्ट मिनिमम हो, क्वालिटी मैक्सिमम हो। जो भी मेरे बिजनेस के कॉस्ट है, जो भी मेरे बिजनेस के खर्चे हैं, कॉस्ट कैसे होने चाहिए, मिनिमम, क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, मैक्सिमम। दैट इज योर मेथड स्टडी, फाइंडिंग वन बेस्ट वे। कोई भी काम को करने का बेस्ट टास्क ढूंढना, और उससे हमारी कॉस्ट क्या हो, कम, क्वालिटी क्या हो, मैक्सिमम। नेक्स्ट है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इज रिलेटेड टू मूवमेंट्स। जब हम एम्प्लॉयज की मूवमेंट्स की बात करते हैं, जैसे मैं ऑफिस में अभी हूं, या काम कर रहा हूं, घर पे नहीं कर रहा, तो ऑफिस में काम करना इज प्रोडक्टिव, घर पे आराम करना इज अनप्रोडक्टिव। पर ऑफिस से घर से ऑफिस तो जाना पड़ेगा। अब इंसिडेंशियल, इसे हम बोलते हैं कि भाई काम जो है नहीं, वो प्रोडक्टिव नहीं, बट ये करना जरूरी है, तभी हम प्रोडक्टिव करेंगे। तो मोशन स्टडी सिंपल सी बात करता है हमारे एम्प्लॉयज की मूवमेंट्स की। अब भैया जब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो मूवमेंट्स कम से कम होने चाहिए, और मूवमेंट ज्यादा कौन से होने चाहिए, प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव को हमें क्या करना है, एलिमिनेट। और किसको बढ़ाना है, प्रोडक्टिव को बढ़ाना है, अनप्रोडक्टिव को घटाना है। चलो इस वीडियो में गाइस हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स, टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स कवर कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो हम फिर से जब वापस से वन शॉट्स बनाएंगे, वहां पे मैं फीचर्स और इंपॉर्टेंस कवर करूंगा। क्योंकि आप इतना भी देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स और इंपॉर्टेंस का अलग से 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी, कि डिटरमाइन करना कोई भी टास्क को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है। इससे 3 ऑब्जेक्टिव, कि सबसे पहले कि सपोज एक यूनिट बनाने में 15 मिनट लगता है, तो अब एक वर्कर दिन में 4 यूनिट्स 20 मिनट लगते हैं, मान लो एक वर्कर 1 घंटे में 3 यूनिट्स बना लेगा। अब एक वर्कर दिन के अगर 7 घंटे काम करता है तो टोटल 21 यूनिट। और अब मुझे अगर 210 यूनिट्स बनाने हैं तो कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, 10। तो पता चल गए कितने वर्कर्स चाहिए, उनको किस तरीके से डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। और तीसरा फ्रेम, एक और पॉइंट है, फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव्स, उनकी किस तरीके के इंसेंटिव पगार होनी चाहिए, और मेरा टोटल लेबर कॉस्ट क्या आएगा। दैट इज कॉल्ड एज टाइम स्टडी। अब ये सब किस पे डिपेंड करता है, 3 चीजों पे। एक है वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी, 3 चीजें, एक है वॉल्यूम, एक है फ्रीक्वेंसी, और एक है साइकिल ऑफ ऑपरेशन। कितना काम होता है, कितने बार बार में होता है, और क्या साइकिल है आपके काम का। अगेन लेकिन इंपॉर्टेंट रखना, ऑब्जेक्टिव वही है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव एंड द टोटल लेबर कॉस्ट। याद रखना क्या है ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट नंबर ऑफ लेबर, सुटेबल इंसेंटिव स्कीम, सुटेबल स्कीम, और लास्ट है टोटल लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब है हर एम्प्लॉय थकता है, तो 2 चीजें डिटरमाइन करना, फर्स्ट द अमाउंट एंड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। कि सर एम्प्लॉयज को 2 बार ब्रेक देना है, एक लंच ब्रेक, एक टी ब्रेक। ये लंच ब्रेक होगा 1 घंटे का, ये टी ब्रेक होगा 15 मिनट का। हर एक बंदा थकता है, हर एक बंदा थकने की वजह है लॉन्ग, लूडो हम बोलते हैं, ये भी आंसर ने बनाया, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनसुटेबल काम करना, अनकोऑर्डिनेटेड रिलेशन होना, या बैड वेदर होना, कि काम करने में मजा नहीं आ रहा, माहौल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, किसी भी वजह से एम्प्लॉय थक सकता है। तो रीगेन स्टैमिना क्या करना है, हमें हमारे एम्प्लॉयज का स्टैमिना को फिर से लाना है, तो हमें उन्हें ब्रेक देना पड़ेगा।
और लास्ट है डिफरेंशियल पीस, कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। जो मेरे एफिशिएंट वर्कर होंगे उन्हें हम करेंगे रिवॉर्ड और इनएफिशिएंट को हम करेंगे मोटिवेट। इसके लिए आपको एक केस स्टडी है, मैं समझाता हूं। मैंने सेट कर दिया अगर आप 10 यूनिट तक बनाते हो तो मैं आपको दूंगा 10 रुपए, 10 से ज्यादा बनाते हो तो मैं आपको दूंगा 11। अब किसी ने अगर 10 यूनिट बनाए तो उसको कितने मिलेंगे? 10 इंटू 10 100। और वही अगर किसी ने अब 11 बनाए तो उसको मिलेंगे 11 इंटू पूरे पे 11 121। तो एक यूनिट बनाने से 21 ज्यादा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एफिशिएंट को रिवॉर्ड और जो इनएफिशिएंट है उसके अंदर से भी फीलिंग क्रिएट करना कि तुम्हें अच्छे से काम करना है। गाइस सारे टॉपिक्स हो गए। कोई भी टॉपिक समझ आए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका अलग से शॉर्ट भी बना दूंगा। हमने टेलर के प्रिंसिपल्स, टेलर के टेक्निक्स और फियोल के 4 डिमेंशंस खत्म किए। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। सी यू, टाटा, बाय बाय। कैसा था?